डिस्क्लेमर, इस कहानी में वयस्क विषय वस्तु, हिंसा या अपराध से संबंधित भाषा का प्रयोग हो सकता है। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना या अपमान करना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी का मकसद केवल और केवल मनोरंजन है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से समानता पाई जाती है तो वह मात्र एक संयोग होगा। इसमें बताए गए सभी नाम, पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। कृपया इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। बस सुनिए, महसूस कीजिए और कहानी का पूरा आनंद उठाइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका हार्दिक स्वागत है KRN स्टोरीज जंक्शन पर। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले KRN स्टोरीज जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला पाती हूँ, नई नई कहानियाँ और ताज़े आइडियाज़ आप तक पहुँचाती हूँ। आपका प्यार और आपका समर्थन ही हमारी असली ताकत है। यहाँ आपको मिलेंगी रूह को छू जाने वाली रोमांटिक कहानियाँ, अधूरी मोहब्बतें, टूटे हुए वादे और वो लम्हे जो आपको अंदर तक झकझोर देंगे। हर दास्तान में होगा प्यार भी, दर्द भी और एक ऐसा राज जो आखिरी लम्हे तक आपको बांधे रखेगा। रिश्ते यहाँ गहरे होंगे मगर रहस्यों से भरे हुए, और यही पल आपकी यादों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है उसे मोहरा बनाकर कोई मुझे बर्बाद करना चाहता है। मेरे बातों का यकीन कीजिए भैया, मुझे फंसाया जा रहा है। विक्रम जी जो अपने भाई के बात सुनकर पिघलने लगे थे, उनके बातों में आने लगे थे। वह ललिता जी को बेहोश होते देखकर दिशावर जी को पकड़कर खुद से दूर धक्का देते हैं और दौड़कर ललित जी के पास गए और ललिता जी का चेहरा अपने हाथ में भरकर अपनी नम आंखों से उन्हें देखते हुए कहते हैं, ललित जी आंखें खोलिए, मैं आपको फिर से नहीं खोना चाहता। अगर आपको इस बार कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, प्लीज ललिता होश में आइए। राजवीर जो अपनी मॉम को बेहोश होते देखकर एक पल को घबरा गया था, वह अपने डैड की हालत देखकर खुद को संभालते हुए राहुल से कहता है, राहुल क्या हुआ? एम्बुलेंस अभी तक आई क्यों? उसके डरावनी आवाज सुनकर राहुल डरते हुए कहता है, भाई एम्बुलेंस कहीं ट्रैफिक में फंस गया है। जब राजवीर ने ये सुना कि एम्बुलेंस अभी तक रास्ते में ही है तो वह खुद ही अपनी मॉम को बाहों में उठाया और अपने गाड़ी में ले जाकर लेटा दिया। ये देखकर विक्रम जी भी राजवीर के पीछे जाने लगा। उन्हें देखकर राजवीर सोनाली को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता है। उसका इशारा समझते हैं। सोनाली खुद को संभालते हुए विक्रम जी के पास गई और उनका हाथ पकड़कर दूसरी गाड़ी की ओर ले जाते हुए कहती है, पापा जी मम्मी जी को इलाज की सख्त जरूरत है, इसलिए आप उन्हें ले जाने दीजिए, हम दूसरी गाड़ी में चलते हैं। राजवीर को ऐसा करते देखकर राहुल जो एम्बुलेंस के ड्राइवर को फोन करके पता कर रहा था कि वह कहां तक पहुंचा है, वह जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट करता है और अपना फोन अपने पॉकेट में रखते हुए भागकर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से वहां से भगा दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खुशनुमा माहौल कैसे पल भर में दुखों के गम में बदल चुका था। वही सोनाली अमित को संभाल रही थी जो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। अमित ने अपनी मॉम को बचपन में कभी नहीं देखा था और अब फिर से उनकी ऐसी कंडीशन देखकर अमित बहुत डर गया था। उन सब के वहां से जाते ही पीछे खड़े विश्वर जी अपनी पत्नी सुजाता जी को देखते हुए गुस्से में डांटते हुए कहते हैं, अरे वो शबस बेहोश हुई है तो आंसू बहाना बंद करो और घर चलो। मैं ऐसा कुछ नहीं किया है जैसा यहाँ दिखाया गया है, तो चुपचाप घर चलोगे या तुम चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हारी उन्होंने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उनकी अधूरी लाइन समझते हुए सुजाता जी डर से अपनी बेटी रश्मि को अपने पीछे करती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। सुजाता जी विश्वर जी का घिनौना चेहरा देखते हुए अपने मन ही मन कहती है, बस एक बार मेरी बेटी शादी करके अपनी ससुराल चली जाए, फिर मैं आपका घिनौना चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। आप जो यह अच्छे बनने का दिखावा करते रहते हो वह मुखौटा में उतर कर फेंक दूंगी और तब मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं होगी जिसका फायदा उठाकर आप मुझे चुप करवा सके। वहीं हॉस्पिटल में अंदर ललित जी का चेकअप चल रहा था। बाहर सभी लोग परेशानी में खाली कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। सोनाली कभी विक्रम जी के चेहरे को देखती तो कभी राजवीर का, दोनों के ही चेहरे पर आज डर दिख रहा था। लगभग 1 घंटे बाद बोर्ड का डोर ओपन हुआ और एक डॉक्टर बाहर आया। उस डॉक्टर को देखकर सभी लोग अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। वहीं विक्रम जी अपनी आपत्ति आवाज में डॉक्टर से सवाल करते हैं, डॉक्टर जल्दी बताइए मेरी पत्नी ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं, प्लीज एक बार मुझे मिलने दीजिए। एक साथ उनके इतने सारे सवाल सुनकर डॉक्टर समझ रहे थे कि उन पर क्या बीत रही है। वह अपने चेहरे से अपना मांस उतरते हुए जवाब देते हैं, नथिंग इज सीरियस बट। डॉक्टर के 2 तरह के जवाब सुनकर साइड में मौजूद राजवीर उसका कॉलर पकड़कर अपनी ओर घूमते हुए कहता है, लेकिन क्या आखिर तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे?
राजवीर को गुस्सा इसलिए आ गया था क्योंकि उसने गाड़ी में ही अपनी मॉम को एग्जामिन कर लिया था और एक दवाई भी दे दिया था जिससे उन्हें अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। उसकी मॉम बस सदमे की वजह से अभी तक बेहोश थी, लेकिन ये डॉक्टर सिचुएशन एक्सप्लेन करने की बजाय बात को घुमा रहा था। राजवीर के डरावने आवाज को सुनकर डॉक्टर अंदर तक डर से कांप उठा था। वह एक गहरी सांस लेकर अपने आप को संभालते हुए जवाब देता है, देखिए आपकी मॉम खतरे से बाहर है, लेकिन जिस सदमे की वजह से वह बेहोश हुई है उन्हें होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा, और हाँ, आगे से ध्यान रखिएगा कि उनके सामने ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे उन्हें फिर से कोई सदमा लगे। राजवीर चाहता तो घर पर ही खुद भी अपनी मॉम का इलाज कर सकता था, लेकिन जिस तरह का एक्सप्रेशन उसने अपने चाचा के चेहरे पर देखा था, उसे डर था कि अगर उसके दुश्मनों को ये पता चल गया कि राजवीर ही नई मेडिसिन बना रहे लैब का ओनर है और वही डॉक्टर RK है, तो फिर उसके परिवार पर अभी से कहीं गुना खतरा बढ़ जाएगा। यही सब सोचकर राजवीर के हाथों की पकड़ डॉक्टर के कॉलर पर ढीला हो गया। ये देखकर डॉक्टर खुद को संभालते हुए वहां से अपने केबिन की ओर भाग गया। तभी उसके मॉम को VIP बोर्ड में शिफ्ट कर देते हैं। ये देखकर सभी लोग उनके बोर्ड के बाहर जाकर दरवाजे में लगे कान से उन्हें देखते हैं। ललिता जी को नॉर्मल देखकर सब एक राहत की सांस लेते हैं। तभी वहां आकर राजवीर सोनाली से कहता है, आप सभी को लेकर घर जाए, मैं हूं यहां पर। उसकी यह बात सुनकर सोनाली जाने से साफ मना कर देती है। सोनाली की जिद देखकर राजवीर उसके साथ अपने डैड को भी अपनी मॉम के पास रुकने के लिए कह देता। वहीं अमित प्रीति सब वापस घर चले जाते हैं। अब तक सुबह सुबह हो चुकी थी। राजवीर अभी भी अपनी मॉम का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। वहीं बगल में सोनाली चेयर पर बैठे बैठे ही ललिता जी के बेड पर अपना सर रखकर सो चुकी थी। इस भागा दौड़ी में वह भी बहुत थक गई थी। वहीं राजवीर अपनी मॉम का चेहरा देखते हुए मन ही मन कहता है, आई प्रॉमिस मॉम, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। उन्हें क्या लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता? उन्हें क्या लगता है वह फिर से डैड को अपनी बातों में उलझ सकते हैं? तो यह उनकी गलतफहमी है, क्योंकि इस बार मैं उन्हें सजा दिए बिना उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। इतना कहकर राजवीर अपनी मॉम के बोर्ड से बाहर निकल गया। तभी उसे सामने से आता हुआ राहुल दिखा। राहुल को सामने देखकर राजवीर एक्सप्रेशन से उसे देखते हुए कहता है, राहुल यहाँ की सिक्योरिटी टाइट कर दो और जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। राहुल को ऑर्डर देकर राजवीर अपना गाड़ी लेकर निकल गया। अब तक लगभग सुबह के 9 बजे बज चुके थे। दूसरी तरफ विश्वर जी का घर। विश्वर जी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी उनके घर का डोरबेल बजने लगा। बार बार डोरबेल की आवाज सुनकर विश्वर जी अपनी पत्नी को घूरते हुए कहते हैं, ता नहीं सुबह सुबह कौन मनहूस आ गया है जो चैन से नाश्ता भी नहीं करने दे रहा है, और तुम बैठे बैठे मेरा मुंह क्यों देख रही हो? जाकर दरवाजा खोलो। उनकी बात सुनकर सुजाता जी जाकर जल्दी से दरवाजा खोल देती है, लेकिन सामने मौजूद शख्स को देखकर वह डर से 2 कदम पीछे हो जाती है। अपनी पत्नी के कहते पैर को देखकर पीछे डाइनिंग टेबल पर बैठे विशंभर जी कहते हैं, अरे कौन है बताओगी? क्या तूने सुबह सुबह कोई भूत देख लिया क्या? अपने पति के गुस्से भरी आवाज सुनकर सुजाता जी अपने होश में आए और दरवाजे से साइड हो गई। उनके साइड होते ही लगभग 4 CBI ऑफिसर अंदर आने लगे। उन्हें देखकर विश्वर जी के हाथ हवा में ही ठहर गए और जो निवाला वह अपने मुंह में रखने वाले थे वह वापस प्लेट में गिर गया। लेकिन अगले ही पल कुछ सोचकर विश्वर जी की खुद को संभालते हुए उन्हें देखकर कहते हैं, ऑफिसर फालतू में तुम लोग मेरे घर का चक्कर लगा रहे हो और तुम्हारी भाषा में कहा जाए तो सबूत के बिना किसी का गुनाह साबित नहीं होता, और आज तक तुम्हें मेरे खिलाफ कुछ मिला है। जब मिलेगा तो अब तुम जा सकते हो और मुझे चैन से नाश्ता करने दो। CBI ऑफिसर से इतना कहकर विश्वर जी वापस नाश्ता करने लगे। ये देखकर वहां मौजूद CBI ऑफिसर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह उसी गुस्से में अपने तेज कदमों से विश्वर जी के पास पहुंचे और उनके दोनों हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं। ये देखकर विश्वर जी गुस्से में चलाते हुए कहते हैं, आखिर किस आधार पर तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया है? उनके इतना कहते ही CBI ऑफिसर के पीछे से एक आवाज आई, मेरे कहने पर यह ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर रहे हैं और आप सबूत की चिंता मत कीजिए। मेरे पास आपके हर एक गुनाह का सबूत है, तो अब आप आराम जेल में बैठकर नाश्ता कर सकते हैं। उस आवाज को सुनते ही सारे ऑफिसर साइड हो गए और उसके पीछे से मौजूद शख्स अपना दोनों हाथ पॉकेट में डाले किसी राजा की तरह चलकर विश्वर जी के सामने आकर खड़ा हो गया। उस शख्स का चेहरा देखते ही विश्वर जी का खून गुस्से से खोलने लगा था। वह गुस्से में अपना दांत पीसते हुए धीरे से कहते हैं, राजवीर ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जेल भेजकर बच जाओगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि जब मैं जेल से वापस आऊंगा तो उस दिन तुम्हारे परिवार और तुम्हारा आखिरी दिन होगा।
उनके इतना कहते ही उनके पास मौजूद सीबीआई ऑफिसर जिन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी, वह उन्हें खींचकर बाहर ले जाते हुए कहते हैं, हम आपको थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप द राजवीर सिंह राठौर के चाचा हैं। अगर जिस दिन हम ये भूल गए कि आप राजवीर सिंह राठौर के कोई नहीं लगते हैं, उस दिन आप इस दुनिया को देखने लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए जरा सोच समझ कर बोलिए। जब बाकी के ऑफिसर राकेश को गिरफ्तार करने गए जो डर के मारे एक पिले के पीछे छुप गया था, वह अपने पास सीबीआई ऑफिसर को आते देखकर डर से दौड़ते हुए अपनी मॉम सुजाता जी के पास गया और उनका पैर पकड़कर मगरमच्छ के आंसू बहते हुए कहता है, मॉम प्लीज मुझे बचा लो, मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना। मॉम भाई से कहो ना कि वह मुझे गिरफ्तार ना करवाएं, प्लीज मॉम आप एक बार राजवीर भाई से बात करो ना, वह आपकी बात जरूर मानेंगे। अपने बेटे को ऐसे रोते और विनती करते देखकर सुजाता जी की आंखें भर आई थी, लेकिन वह जानती थी कि उनका बेटा गलत है। फिर भी वह एक बार राजवीर के चेहरे को देखती है। वहीं राकेश को ऐसा लगा जैसे उसकी मॉम राजवीर से बात करने के लिए तैयार हो गई है। ये सोचकर राकेश को अपने नकली आंसू पूछने का दिखावा करते हुए मन ही मन कहता है, मैं जानता हूं मॉम, अगर आप राजवीर भाई से एक बार बोलोगी तो वह मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुहानी उसे पाने के लिए इतना कुछ गलत किया था। फिर भी राजवीर ने उसके मॉम के कहने पर उसे अपनी गलती सुधारने के लिए एक चांस दिया था। फिर आप तो उसकी सगी चाची हो तो वह जरूर आपकी बात मानेगा। वही राजवीर अपनी चाची को इस तरह खुद की ओर देखता पाकर चलते हुए उनके पास आया और बिना किसी एक्सप्रेशन से उनके आंखों में देखते हुए कहता है, क्या सच में आप ऐसा चाहती हैं कि यह किसी और के साथ गलत करें? क्योंकि आप इसके बारे में एक बात अच्छी तरह जानती है कि जो इंसान अपनी मॉम का रिस्पेक्ट ना करें, अपनी बहन की रिस्पेक्ट ना करें, आर्य यहाँ तक कि वह जिसे अपनी जीवन साथी बनाकर लाया है उसे चीट करे, तो ऐसे इंसान को क्या सजा मिलनी चाहिए? राजवीर के कहे गए एक एक शब्द वहां मौजूद लोगों को आईना दिखाने के लिए काफी था कि राकेश किस तरह का इंसान है। फिर भी राकेश को अपनी मॉम से एक उम्मीद थी कि चाहे जो हो जाए उसकी मॉम उसे जेल नहीं जाने देगी। इसी खुशी में राकेश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी राकेश ने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वहीं अस्पताल में जब सोनाली की आंखें खुली तो वह खुद को उस वार्ड में अकेला पाकर राजवीर को इधर उधर ढूंढने लगी। तभी उसका ध्यान विक्रम जी के चेहरे पर गया जो उदास होकर बैठे हुए थे। उन्हें उदास देखकर सोनाली मन ही मन खुद से कहती है, सोनाली ऐसे में तो पापा जी भी बीमार हो जाएंगे, इसलिए तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पापा जी खुश हो जाए। अपने मन ही मन इतना सोचते हुए सोनाली वॉशरूम जाकर फ्रेश होती है और उनसे बिना कुछ कहे बाहर निकल जाती है। जब सोनाली डोर खोल के बाहर निकली तो वहां के टाइट सिक्योरिटी देखकर चौंक गई, लेकिन अब तक उसे इन सब चीजों की आदत हो गई थी। शुरू में तो उसे बहुत अजीब लगता था। बॉडीगार्ड को ऐसे आगे पीछे घूमते देखकर सोनाली अभी यह सब सो ही रही थी कि तभी उसे उन सब के बीच राहुल दिखाई दिया जो सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बात कर रहा था। राहुल को देखकर सोनाली उसके पास जाकर कहती है, राहुल भाई वो कहाँ है? राहुल का चेहरा जो बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन देते हुए बहुत सीरियस दिख रहा था, वह अचानक अपने पीछे से आई मीठी आवाज सुनकर शांत हो गया और राहुल बॉडीगार्ड को आंखों से कुछ इशारा करके सोनाली की ओर पलट गया और मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो मेरी लिटिल सी अपने उनको ढूंढ रही है, वैसे क्या काम है आपको अपने उनसे? राहुल के मजाकिया लहजे को सुनकर सोनाली अपना चेहरा गर्म होता हुआ महसूस कर रही थी। उसे ऐसे शर्माते देखकर राहुल उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अच्छा सॉरी, अब मजाक नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरी प्यारी लिटिल सिस्ट बहुत शर्मीली है। वैसे आपको एक राज की बात बताऊं, अगर आपके डेविल हस्बैंड ने मुझे आपसे ऐसे हंसते हुए बात करते देख लिया तो जलकर कोयला हो जाएगा, इसलिए उसके आने से पहले आप आंटी के पास जाए क्योंकि आपका वह आता ही होगा और तब तक मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम करता हूं। राहुल की ऐसी बातें सुनकर सोनाली के चेहरे की उदासी कुछ पल के लिए ही सही लेकिन कम हो गया था। तभी सोनाली को याद आया कि विक्रम कैसे उदास होकर अंदर बैठे हुए हैं। ये याद आते ही सोनाली कुछ सोचते हुए राहुल से कहती है, भाई अभी कुछ देर पहले मम्मी जी को चेक करने के लिए डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा है कि मम्मी जी को कभी भी होश आ सकता है और तसल्ली के लिए हमने भी उन्हें चेक किया था, उन्हें सच में कभी भी होश आ सकता है, तो क्यों ना हम उन्हें लेकर राठौर मैंशन चले, वहां घर पर भी सभी लोग बहुत परेशान हैं, मम्मी जी को अचानक घर पर देखकर सभी लोग खुश हो जाएंगे और अगर कुछ हुआ तो हम लोग हैं ना उनका ख्याल रखने के लिए। सोनाली की बात सुनकर राहुल राजवीर का इंट्रोडक्शन याद करते हुए कहता है, ठीक है भाई को आने दीजिए, फिर हम सब साथ में घर चलेंगे क्योंकि आप भाई को अच्छे से जानती हो कि वह अपने फैमिली को लेकर कितना ज्यादा पॉजिटिव है और वह मुझसे कहकर गया है कि जब तक वह ना आए तब तक हम सब यहीं रहकर आप लोगों का ध्यान रखें। राहुल के बात सुनकर सोनाली आगे कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसे पता था कि यह ऑर्डर भी उसके डेविल हस्बैंड ने ही दिया होगा।
ये सोचकर सोनाली विक्रम जी के लिए चाय लेने अस्पताल में बने कैंटीन एरिया में जाने लगती है। वहीं राहुल उसे वार्ड की ओर ना जाकर नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओर जाते देखकर उसे रोकते हुए कहता है, लिटिल सी आप नीचे क्यों जा रही है? राहुल के सवाल सुनकर सोनाली मुंह बनाते हुए कहती है, क्या भाई अपने घर जाने से भी मना कर दिया? अब क्या चाय भी नहीं पीने देंगे? हम बस कैंटीन एरिया तक जा रहे हैं और पापा जी के लिए भी चाय लेना है क्योंकि वह बहुत उदास है। लेकिन जब मम्मी के रेसिपी वाला चाय पेंगे तो वह जरूर खुश हो जाएंगे। सोनाली की कही हुई बात समझते हुए राहुल खुद भी उसके साथ जाने लगता है। ये देखकर सोनाली उसे मना करते हुए कहती है, भाई मैं इतनी भी छोटी नहीं हूं जितना आप लोगों ने हमें बना दिया है। हम बस चाय लेने नीचे तक ही जा रहे हैं, कहीं दूर मार्केट नहीं जो आप हमें लेकर इतना परेशान हो रहे हो। फिर राहुल की कही हुई बात को याद करते हुए मन ही मन राजवीर को कोसते हुए कहती है, क्या सच में डेविल भाई से भी जलते हैं? ये तो हद हो गई। खैर अभी हमें चलना चाहिए। वहीं राहुल सोनाली की क्यूटनेस देखकर हंसते हुए उसे जाने के लिए बोल देता है। ये देखकर सोनाली खुश होकर दौड़ते हुए नीचे चली गई, लेकिन उसके जाते ही राहुल का चेहरा फिर से सीरियस हो गया था। वहीं सोनाली कैंटीन में पहुंचकर वहां काम कर रहे स्टॉप से कहती है, भैया क्या हम यहां अपने लिए चाय खुद बना सकते हैं? वो स्टॉप सोनाली की बात सुनकर उसे अजीब नजरों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए जवाब देता है, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आपको कुछ बनाने भी आता होगा। आप एक काम कीजिए, वहां बैठकर वेट कीजिए और हमें बताइए कि आपको किस फ्लेवर का चाय पीना है। हम आपको मना कर देते हैं। अपनी बात कहते हुए स्टाफ सोनाली को एक चाय की ओर इशारा करता है। ये देखकर सोनाली मन ही मन उसे घूरते हुए कहती है, क्या इस भैया का दिमाग एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है जो हमें देखकर ऐसे बोल रहे हैं जैसे इन्हें हमारे बारे में सब कुछ पहले से पता है। सोनाली अपने ख्यालों में खोई हुई उस स्टॉप घरे जा रही थी। ये देखकर वह स्टाफ उनकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे ओ मैडम क्या अपनी नीली नीली आंखों से घूरकर मुझे जला दोगी जो ऐसे घूर जा रही हो? मैंने कहा ना आप वहां जाकर बैठो, मैं चाय बनाकर देता हूं। एक बार मैं समझ नहीं आया क्या? सटेप को बदतमीजी करते देखकर सोनाली अपने होश में आए। उसे स्टाफ की ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया था। वह गुस्से से उस स्टॉप को डांटते हुए कहती है, क्या भैया हम आपसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं और आप हो की बदतमीजी पर उतर आए? हमने बस इतना कहा कि हमें बस 2-4 कप चाय बनानी है। इसमें ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आप हमसे ऐसे बात कर रहे हो? अब ठीक है, आप यहाँ के मैनेजर को बुलाए, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। देखते हैं कि वह हमें यहाँ चाय कैसे नहीं बनने देते हैं। सोनाली के शब्द खत्म होते ही उसके पीछे से एक आवाज आई। यहाँ क्या हो रहा है? उस आवाज को सुनकर वह स्टाफ भी डर गया था, लेकिन सोनाली पीछे पलटकर उस इंसान को देखते हुए कहती है, क्या आप यहाँ के मैनेजर हैं? सोनाली के सवाल सुनकर पीछे खड़ा शख्स जो ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहने खड़ा था, वह अपनी टाइट चीक करते हुए सोनाली को देखकर कहता है, हाँ मैं ही मैनेजर हूँ और तुम कौन हो? और यहाँ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था? मैनेजर के सवाल सुनकर सोनाली एक नज़र स्टाफ को देखते हैं जो आंखों ही आंखों में उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वह मैनेजर को सच ना बताएं। ये देखकर सोनाली उससे नजरें फेरते हुए मैनेजर से कहती है, जी बस हमें अपने लिए थोड़ी सी चाय बनानी थी, लेकिन आपके स्टाफ बहुत वफादार है। उसने कहा कि आपका परमिशन के बिना वह हमें यहाँ चाय नहीं बनने देंगे, इसीलिए हम आपके पास ही आने वाले थे। खैर छोड़िए, अब आप यही आ गए हैं तो क्या अब हम चाय बना सकते हैं? सोनाली मैनेजर को सच बताकर उस स्टाफ को काम से नहीं निकलवाना चाहती थी, इसलिए वह उसके बारे में सच नहीं बताती है। वहीं मैनेजर सोनाली की बात सुनकर खुशी से उसे चाय बनाने के लिए परमिशन दे देता है। ये देखकर स्टाफ एक चैन की सांस लेता है और अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद ललित जी के बोर्ड में कोई विक्रम जी के पास आकर अचानक कहा, जी ये रहा आपका चाय, पी लीजिए नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ऐसी लैंग्वेज को सुनकर विक्रम जी आचार्य से अपने सामने खड़े शख्स को देखते हैं और उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, अच्छा मेरी बिटिया अपने पापा को तंग करने आई है। विक्रम जी की बात सुनकर उनके पास बैठा शख्स अपने हाथ में मौजूद चाय का ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, क्या पापा जी हमने पूरी कोशिश की मम्मी जी की मिमिक्री करने की ताकि आपका मूड ठीक हो जाए, लेकिन आपने हमारी आवाज़ पहचान लिया, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मम्मी जी बहुत जल्द होश में आ जाएंगी और जब वह होश में आएंगी तो वह आपको ऐसे उदास देखकर फिर से दुखी हो जाएगी, इसलिए हमने मम्मी जी की तरह चाय बनाने की कोशिश की है, तो आप पीकर बताइए कि कैसी बनी है। तब तक राहुल भाई ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं, उसके बाद हम घर चलेंगे। अपनी बात कहते हुए सोनाली चाय का कप विक्रम जी के हाथ में पकड़ा देती है। ये देखकर विक्रम जी पहले चाय को अपने नाक के पास ले जाकर चाय की खुशबू लेते हैं, लेकिन चाय का एक चुस्की लेते ही उनका आंख बंद हो गया।
ये देखकर सोनाली घबरा गई कि कहीं उसने चाय बनाने में कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी पीछे से एक आवाज आई, अच्छा तो आप दोनों मेरे बिना ही अकेले अकेले चाय पी रहे हो, ये तो गलत बात है। उस आवाज को सुनकर सोनाली और विक्रमजीत दोनों साथ में दरवाजे की ओर देखते हैं। दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर विक्रमजी मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने का इशारा करते हैं। वही सोनाली मुंह बनाते हुए कहती है, राहुल भाई अब आपको चाय नहीं मिलेगा क्योंकि हमने आपको पूरा कॉरिडोर धो लिया लेकिन आप हमें कहीं नजर नहीं आए। हमने बॉडीगार्ड से भी पूछा लेकिन उन्होंने कहा उन्हें कुछ भी पता नहीं कि आप कहाँ गए। अब जब तक आप यह नहीं बता देते कि आप कहाँ थे तब तक आपको चाय नहीं मिलेगा। सोनाली के बातें सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए विक्रम जी के बगल में बैठ गया और जल्दबाजी में ट्रे से चाय का कप उठाते हुए कहता है, देख रहे हैं अंकल हमारी इनोसेंट और क्यूट लिटिल सिस्ट कितनी जिद्दी होती जा रही है कि अब वह मुझे भी धमकाने लगी है। अब आगे से मुझे इनसे बचकर रहना पड़ेगा। राहुल के बात सुनकर विक्रम जी खुलकर मुस्कुराने लगे। ये देखकर सोनाली रूठने की एक्टिंग करते हुए कहती है, ये तो गलत बात है, आप दोनों हम पर हंस रहे हो और राहुल भाई आप हमारे क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देना चाहते थे, इसलिए अपने बात ही बदल दिया। दिस इज नॉट फेयर भाई। वहीं दूसरी तरफ सुजाता जी एक नज़र राजवीर के चेहरे को देखकर सीबीआई ऑफिसर से कहती है, ऑफिसर ले जाए इसे क्योंकि अब बिना सजा के ये सुधरने वाला नहीं है और बहुत छुपा ली मैंने इसकी गलती, शायद इसीलिए मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, कभी मजबूरी में तो कभी ममता में आकर, लेकिन अब और नहीं। इसलिए एक तरह से मैं भी गुनहगार हूँ, लेकिन अब मैं अपने बेटे और पति की वजह से किसी की बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए आप अभी इसी वक्त इसे लेकर जाए। अरे ऐसे बेटे के होने से अच्छा होता कि मेरा कोई बेटा ही नहीं होता। ये सब कहते हुए सुजाता जी के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन वह अपने बेटे के लिए अपना प्यार छुपा भी नहीं पा रही थी। इसलिए सुजाता जी राकेश से अपना मुंह फेर कर खड़ी हो गई। सुजाता जी के परमिशन मिलते ही राजवीर ऑफिसर को आंखों से कुछ इशारा करता है। राजवीर के इशारा मिलते ही सीबीआई ऑफिसर राकेश को सुजाता जी के पैरों से खींचते हुए बाहर लेकर चला गया। वहीं राकेश राजवीर को गुस्से और नफरत से घोर रहा था। उसका बस चलता तो वह यही राजवीर का गला दबा देता, लेकिन वह इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। राकेश के जाते ही उसकी वाइफ जो कब से पत्थर की मूरत बनी डाइनिंग टेबल के पास बैठी हुई थी, वह राकेश के जाते ही अपने होश में आई और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं रश्मि भागकर राजवीर के पास गई और बिना कुछ कहे राजवीर के गले लगकर रोने लगी। अचानक किसी के गले लगाए जाने पर राजवीर अपने ख्यालों से बाहर आया और यह एहसास होते ही कि उसके पास कौन है, वह बिना किसी एक्सप्रेशन से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, तुम हार मत मानना क्योंकि वह भी तुमसे प्यार करता है और मुझे पता है मेरी छोटी बहन एक ना एक दिन उसके मुंह से उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट करवा ही लगी। राजवीर यह सब बहुत धीरे कह रहा था जिससे चाचा जी को कुछ भी समझ नहीं आया। वहीं रश्मि राजवीर की बात सुनकर पूरी तरह ब्लैक हो गई थी क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके डरावने दिखने वाले भाई को उसके लव लाइफ के बारे में कुछ भी पता होगा, लेकिन उसके बातों को सुनकर उसे एक खुशी भी मिली कि उसका भाई उसके साथ है तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। ये सब सोचते हुए रश्मि शर्मा कर वहां से अपने कमरे में भाग गई। उसे जाते देखकर सुजाता जी नम आंखों से राजवीर को देखते हुए कहती है, बेटा इतना सब होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे किस मुंह से माफी। उन्होंने अभी इतना कहा ही था कि राजवीर उनकी बात बीच में काटते हुए कहता है, चाचा जी आप मुझसे बड़ी है तो आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है और मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आप मुझसे माफी मत मांगे, बाकी आप जानती है क्या सही है और क्या गलत। अब मैं चलता हूँ। अपनी बात खत्म करते ही राजवीर वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब राजवीर अपनी मॉम के वार्ड में पहुंचा तो देखा उसकी लिटिल वाइफ ही उसके मॉम के पास बैठकर बातें कर रही है। उसकी बातें सुनकर राजवीर मन ही मन खुद से कहता है, मेरी लिटिल वाइफ ही अभी भी मैच्योर नहीं हुई है। खैर मुझे तो इनके इसी बचपने से प्यार हुआ था और है और हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैच्योर होते ही इनकी मासूमियत छीन जाए। इसके लिए मुझे अपना सच छुपाकर रखना पड़ेगा। तभी राजवीर की नज़र बेड पर लेटी हुई अपनी मॉम के मुरझाए हुए चेहरे पर जाकर ठहर गया। उनका पीला चेहरा देखकर राजवीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा पल भर में सख्त हो गया और उसे अपने चाचा की कही हुई बातें याद आने लगी। भले ही वह बहुत पावरफुल था, वह सब कुछ संभाल सकता था, फिर भी हाँ तो वह भी एक इंसान है, उसे भी दर्द होता है, उसे भी तकलीफ होती है, उसे भी अपने फैमिली को खोने से डर लगता है। कौन जाने किस चेहरे में कौन सा राज छुपा है। राजवीर यह सब सोच ही रहा था, तभी उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी तो वह अपना चेहरा घुमाकर अब के दिशा में देखने लगा। विक्रम जी जो अपनी पत्नी के पास बैठकर सोनाली से बातें कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि राजवीर अंदर आ चुका है तो वह अपने बेटे से सवाल करते हैं, राजवीर तुम सुबह सुबह किसी को बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे।
अपने डैड के सवाल सुनकर राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने डैड को सच कैसे बताएं, लेकिन बताना तो था पर अभी सही समय नहीं था। वह अभी टॉपिक चेंज करने के लिए कुछ सोच ही रहा था कि तभी बाहर से राहुल आते हुए कहता है, भाई तो बिल्कुल सही वक्त पर आया है और सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो चुकी है, अब हम आंटी को लेकर घर जा सकते हैं। उसके बाद सुनकर राजवीर एक चैन की सांस लेता है। वहीं विक्रम जी का ध्यान भी ललित जी की ओर चला गया था, लेकिन सोनाली अभी भी अपने डेविल हस्बैंड के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देख रही थी। वह पहली बार राजवीर के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखकर मन ही मन खुद से कहती है, आखिर डेविल को हुआ क्या है जो वह इतना परेशान दिख रहे, क्योंकि अब मम्मी जी भी खतरे से बाहर है। कहीं डेविल गुस्से में आकर उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। सोनाली अपने डेविल हस्बैंड को लेकर बहुत परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके डेविल हस्बैंड के चेहरे पर इतनी परेशानियां क्यों दिख रही है। ये सब सोते हुए उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे। ये देखकर के पास ही बैठे विक्रम जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा आप किस सोच में खोई हुई हो, मैं कब से आपको आवाज लग रहा हूं, आप सुन ही नहीं रही हो। विक्रम जी का बात सुनकर सोनाली अपने ख्यालों से बाहर आए और अपना शर्मनामे हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, नहीं पापा जी, बस हमें बहुत जोर की भूख लग रही है, इतना कि अब पेट के अंदर बैठा चूहा भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। सोनाली की बचकानी बातें सुनकर राजवीर भी उसे देखने लगा था और सोनाली के मासूम चेहरा देखते ही उसके चेहरे की परेशानी भी जैसे कहीं गायब सा होने लगा था। ये देखकर सोनाली को एक तसल्ली हुई कि जिसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसने ये सब कहा था, उसका ध्यान डाइवर्ट हो चुका था। कुछ देर बाद सभी लोग घर पहुंच चुके थे। जब नर्स की मदद से ललित जी को गाड़ी से निकालकर स्ट्रेच पर लेटा आया जा रहा था, तभी सोनाली का ध्यान उनके चेहरे पर गया। वह खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, मम्मी जी को होश आ रहा है, देखिए अभी हमने उनकी पलकें हिलते हुए देखी है। सोनाली की बात सुनकर राजवीर अलका और बाकी जो नर्स अलका की मदद कर रही थी उसे रोक देता है और खुद अपनी मॉम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए मन ही मन कहता है, मॉम क्या लिटिल वाइफी ने जो कहा है वह सच है, अगर है तो प्लीज अपनी आंखें खोलिए। मॉम आप नहीं जानती रात से लेकर अभी तक डैड आपको ऐसे हालात में देखकर कितना परेशान है, उन पर क्या बीत रहा है वह सिर्फ आप समझ सकती हैं, प्लीज मॉम ओपन योर आइज। राजवीर अपने मन ही मन अपनी मॉम से रिक्वेस्ट कर रहा था। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ एहसास हुआ जिसे महसूस कर वह अपने हाथ को देखने लगता है। अपने हाथ की ओर देखते ही राजवीर की आंखें खुशी से चमकने लगी थी। उसी के साथ उसे एक आवाज भी सुनाई दिया, बेटा क्या मुझे यही स्टच पर ही लेटा कर रखोगे या घर के अंदर भी ले चलोगे। ललित जी जो अपने बेटे का स्पर्श पाकर कब का होश में आ चुकी थी, वह राजवीर को अपने ख्यालों से बाहर लाने के लिए मजाकिया लहजे में ये सब कहती है। उनकी बात खत्म होते ही राठौर मैंशन के मेन डोर से एक आवाज आई, मॉम मैं तो कब से आरती की थाल लेकर खड़ी हूं, लेकिन राज भाई है कि आपको लेकर अंदर आ ही नहीं रहे हैं। यह आवाज सुनकर सभी की निगाहें दरवाजे की ओर चली जाती है, जहां सपना भाभी अपने हाथ में आरती का थाल ले खड़ी थी, क्योंकि सोनाली ने अस्पताल से निकलने से पहले ही उन्हें फोन करके बता दिया था कि वह लोग घर आ रहे हैं और ललिता जी को कभी भी होश आ सकता है, इसलिए सपना भाभी उनकी स्वागत के लिए पहले से तैयार खड़ी थी। लोग सच ही कहते हैं, माँ बाप परिवार की जान होती है। ललित जी के होश में आते ही जैसे विश्वर जी के वजह से आया ये तनाव भरा माहौल कहीं गायब सा हो गया था, क्योंकि ललिता जी को होश में देखकर सभी लोग उस एक्सीडेंट को जैसे भूल ही दिया था और अब उनके चेहरे पर एक चमक आ गई थी। अब तक लंच टाइम भी हो चला था। ये देखकर सोनाली खुद ललित जी को उनके कमरे में ले गई और उनका कपड़ा चेंज करवाया, क्योंकि उनके कपड़े से मेडिसिन की अजीब सी स्मेल आ रही थी। फिर उन्हें लेकर डाइनिंग एरिया में आ गई। अपनी मॉम को देखकर अमित भागकर उनके पास गया और उनके थाई पर अपना सर रखकर नीचे फ्लोर पर बैठते हुए धीरे से कहता है, मॉम क्या आप सिर्फ राजवीर भाई से प्यार करती हो। अमित का ऐसा सवाल सुनकर ललित जी आचार्य से अपने नौटंकीबाज बेटे को देखने लगी थी। वहीं राजवीर का कान बहुत तेज था, इसलिए उसने अमित का सवाल सुन लिया था, फिर भी वह चुपचाप लंच कर रहा था। वहीं ललित जी अमित का कान पढ़कर अपने पास वाले चेयर पर बैठाते हुए कहती है, बदमाश कितनी बार कहा है कि माँ कभी अपने एक बच्चे से प्यार नहीं करती है, क्योंकि वह एक माँ है, इसलिए वह अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार करती है। फिर भी तुम्हारे दिमाग में ऐसे सवाल बार बार कहाँ से आते हैं। अब चल नौटंकी बंद कर और जल्दी से लंच कर, मुझे आराम भी करना है। लंच के बाद राजवीर किसी काम से अपने ऑफिस चला गया। वहीं सोनाली अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। रात का वक्त सबका डिनर हो गया था, सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। वहीं ललित जी के कमरे में ललित जी अपने बालकनी से नीचे अपने गार्डन को देखते हुए कहती हैं, जी हमने कभी नहीं सोचा था कि देवर जी ऐसे निकलेंगे, आखिर उनके पास क्या नहीं था।
सब कुछ तो था उनके जीवन में, फिर उन्होंने ईद ना गिरने की क्या जरूरत थी। अपनी पत्नी को परेशान देखकर विक्रम जी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, ललित जी जो बीत गया उसे भूल जाए। अगर राजवीर को पता चला कि आप क्या सोच रही हैं तो वह फिर से परेशान हो जाएगा। आप तो जानती हैं वह किसी को दिखता नहीं है, लेकिन वह अंदर ही अंदर फैमिली को लेकर कितना परेशान रहता है, वह हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए विश्वर को तो मैं सजा दिलवा कर रहूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करने की। फिर एक गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए अपने मन ही मन आगे कहते हैं, और यह बात मैंने कई बार नोटिस भी किया था, लेकिन मुझे लगा बस राजवीर को उसका हमारे घर आना पसंद नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर तो वह कुछ और ही खिचड़ी पका रहा था। अगर उसके इरादे मुझे पहले पता होता तो मैं कभी उस आस्तीन के सांप को अपने घर नहीं बुलाता। खुद से इतना कहकर विक्रम जी अपनी पत्नी को बालकनी से बेडरूम की ओर ले जाते हुए कहते हैं, खैर इन बातों को छोड़िए और आप दवाई खाकर आराम कीजिए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर का मास्टर बेडरूम में आते ही राजवीर अपने स्टडी रूम के अंदर चला गया था। ये देखकर सोनाली जो अपना नाइट ड्रेस चेंज करने गई थी वह भी स्टडी रूम में चली गई, लेकिन राजवीर उसे कहीं नहीं मिला। ये देखकर सोनाली अपना पैर पटकते हुए वापस बेडरूम में जाने लगी। तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर अचानक खींच लिया और अपनी धीमी लेकिन मधोशी भरी आवाज में कहा, जान आप हमेशा कहाँ भागती रहती हो, कभी तो कुछ पल मेरे साथ भी बीता लिया करें। सोनाली जो खाली स्टडी रूम देखकर परेशान हो गई थी, रह रहकर उसकी आंखों के सामने उसके डेविल हस्बैंड का परेशान चेहरा घूम रहा था। ये सब सोचते हुए वह बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक खुद को किसी के मजबूत बाहों में पाकर हड़बड़ा गई, लेकिन अपने कान में उस शख्स की सिडिक्टिव वॉइस पड़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। स्टडी रूम में मध्यम येलो कलर की नाइट बल्ब जल रही थी और उस येलो लाइट में सोनाली का चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। वहीं राजवीर सोनाली के चेहरे पर लाली देखकर उसके माथे को चुनते हुए झट से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम में जाकर बेड पर लेटा दिया। खुद को बेड पर लेटाए जाने पर सोनाली अपने होश में आए और राजवीर के गर्म सांसों को अपने चेहरे पर फील करते हुए मन ही मन कहती है, स्टडी रूम में जो भी हुआ वह हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हमने अच्छे से देखा वहां कहीं नहीं था, फिर अचानक डेविल कहां से प्रकट हो गए, हमें समझ नहीं आया। खैर जो भी हो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो हमें अपने प्यार से डेविल के बेचैन धड़कनों को शांत करना। इस वक्त दोनों का चेहरा बहुत करीब था। राजवीर सोनाली के चेहरे के बहुत नजदीक था, इसीलिए वह उसके चेहरे पर आ रहे हर एक एक्सप्रेशन को अच्छे से देख सकता था। वह उसे कहीं खोया हुआ देखकर उठने लगा। ये देखकर सोनाली अपने होश में आए और उसका कॉलर पकड़कर अपने ऊपर खींच लेती है। कुछ ही वक्त में दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खो चुके थे। अगली सुबह जेल के एक अंधेरे सेल में विषम जी से मिलने एक शख्स आया था। उस शख्स को अपने सामने देखकर विश्वर जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वह उस शख्स को देखते हुए कहते हैं, आखिर इस प्लान का मास्टरमाइंड मेरे सामने आ ही गए। विश्वर जी के ऐसी बात सुनकर वो शख्स अपने चेहरे का नकाब ठीक करते हुए कहता है, बत्ती सी चमकना बंद करो, तुमने कोई तीर नहीं मार दिया है जो ऐसे खुश हो रहे। उस शख्स के टोन सुनकर विश्वर जी के होठों की कुटिल मुस्कान कहीं गायब हो गया था और अब उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभरने लगी थी। वही वह शख्स विश्वर जी को घूरते हुए मन ही मन कहा, जिससे मैं अपना ध्रुव का इक्का समझता था, वह तो एक गीदड़ निकाला जो राजवीर के एक ही चाल से चारों खाने चित होकर यहां तक पहुंच गया। उस शख्स को खुद को ऐसे घूरते देखकर विश्वर जी डरते हुए कहते हैं, अब आप जानते हैं मैं क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वह हर बार बच निकलता है और आपके तो वह सबसे ज्यादा करी। विश्वर जी के इतना कहते ही वह शख्स अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवाते हुए कहता है, सच जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरा नाम तुम्हारे जुबान पर नहीं आना चाहिए और ना ही किसी को भनक लगनी चाहिए कि मेरी असली पहचान क्या है, समझे। चाहे तुम्हें उसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन तुम मेरा जिक्र किसी से नहीं करोगे, नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह शख्स वहां से चला गया। उस शख्स के जाते ही विश्वर जी के होठों पर वापस वही कुटिल मुस्कान आ गई और वह उस सेल के रोड को अपने दोनों हाथ में कसकर पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी पहचान छुपाओ या चाहे रिवील करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ उसकी बर्बादी देखनी है। वह चाहे तुम करो या मैं, बात एक ही है, मुझे तो बस इंतजार है उस दिन का जब उससे सब कुछ छीन जाएगा और वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उस दिन में उस घमंडी राजवीर के चेहरे पर वह लाचारी वाला भाव देखने जरूर जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन में सभी लोग डाइनिंग एरिया में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं सोनाली लाचारी से राजवीर को देख रही थी। राजवीर को पता था कि सोनाली किस वजह से उसे ऐसे देख रही है, लेकिन वह सब कुछ जानते हुए भी अनजान बढ़कर ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी सबको एक क्यूट सी आवाज सुनाई दी, मॉम चाची जी ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही है?
क्या उन्हें भूख नहीं लगी है? लेकिन मेरी टीचर कहती है कि हमें सुबह का ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। उस क्यूट वॉइस को सुनकर सभी लोग एक साथ आवाज वाली दिशा में देखने लगे थे, जहां जिया एक्साइटेड होकर अपनी मॉम से यह सारी बातें बता रही थी। ये देख वह सभी लोग एक साथ सोनाली को देखने लगे। वहीं सोनाली सबकी निगाहें एक साथ अपने ऊपर महसूस करके शर्कम से कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी हरकत देखकर राजवीर मन ही मन खुद से कहता है, जान आपको क्या लगता है, आपके आंखें बंद कर लेने से सब लोग यहां से गायब हो जाएगा। तभी अचानक अमित के हाथ से उसका स्पून नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए अमित नीचे झुका, लेकिन वह सामने का नजारा देखकर स्पून लेकर झट से अपने चेयर पर सीधा बैठ गया है और अपने भाई को अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, भाई सच में ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो? इतने लोगों के बीच आप भाभी का हाथ पकड़ कर बैठे हुए, वह भी राइट हैंड, जिस वजह से वह ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पा रही है और वह एम्ब्रेस होकर बैठी हुई है और आप मजे से ब्रेकफास्ट कर रहे हो। कुछ देर बाद जब सोनाली को एहसास हुआ कि सभी लोग वापस अपने ब्रेकफास्ट करने में बिजी हो गए हैं, तो सोनाली अपना हाथ राजवीर के बड़े से हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए भूलकर राजवीर से फुसफुसाते हुए कहती है, डेविल हमारा हाथ छोड़िए और हमें ब्रेकफास्ट करने दीजिए, क्योंकि पहले ही आपने हमें बहुत परेशान किया है और अगर आपने हमारा हाथ अभी इसी वक्त नहीं छोड़ा और हमें अभी ब्रेकफास्ट नहीं करने दिया तो हम पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे। तो सोच लीजिए आप। सोनाली की धमकी सुनकर राजवीर बहुत घबरा गया था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी लिटिल वाइफ ही उसके बिना पूरे दिन रह सकती है, लेकिन 3 चीजों के बिना वह बिल्कुल नहीं रह सकती और उसी 3 चीजों में से एक है खाना। इतना सोचते ही राजवीर झट से उसका हाथ छोड़ देता है। ये देखकर सोनाली अपना नाश्ता करते हुए मन ही मन कहती है, थैंक यू कान्हा जी, कम से कम डेविल को ये तो पता है कि हमसे भूखे पेट पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है, और चाहे वह कितना भी बिजी क्यों ना हो, फिर भी उन्हें हमारा ख्याल हर वक्त रहता है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, हमें इतने केयरिंग हस्बैंड देने के लिए। सही लाइफ पार्टनर वही होता है जो बिजी रहते हुए भी हर हाल में अपने जीवन साथी के हर जरूरत का ख्याल रखें। कुछ देर बाद सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था। वहीं सोनाली अपना कॉलेज बैग लेने ऊपर बेडरूम में गई थी और बाकी सारे फैमिली मेंबर हॉल में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। वहीं राहुल परेशान होकर राजवीर के स्टडी रूम में उसके सामने खड़ा था। उसे ऐसे परेशान देखकर राजवीर, जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, वह उसे बिना देखे कहता है, राहुल तुम जानते हो आज मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं उसी क्लाइंट से जुड़े कुछ डिटेल देख रहा हूँ, फिर भी तुम ऐसे मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? और अगर कोई सीरियस बात है तो जल्दी बोलो ना, ऐसे खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहा है? राजवीर के बात खत्म होते ही राहुल सिचुएशन के सीरियसनेस को समझते हुए एक ही सांस में कहता है, भाई आपके चाचा जी और राकेश के बारे में खबर लीक हो चुका है और सभी लोग नीचे ही लिविंग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे हैं। कहीं अंकल जी ने न्यूज़ चैनल लगा दिया तो उन्हें, पर राहुल अभी अपना कहना खत्म भी नहीं किया था कि राजवीर स्टडी रूम से तेजी से निकल चुका था। ये देखकर राहुल भी उसके पीछे भागा। वही सोनाली, जो अपना कॉलेज बैग लेकर बेडरूम से निकलने ही वाली थी, वो उन दोनों को ऐसे स्टडी रूम से भागते देखकर उनके पीछे जाते हुए खुद से कहती है, कान्हा जी अब इन्हें क्या हो गया जो ऐसे भाग रहे हैं जैसे इनके पीछे कोई गुंडा पड़ गया हो। वही राजवीर लिफ्ट के अंदर जाते ही फौरन ही ग्राउंड फ्लोर का स्विच प्रेस कर देता है। ये देखकर उसके पीछे आ रहा राहुल डोर क्लोज होने से पहले ही भागकर अंदर गया और अंदर जाकर राहुल अपने चेस्ट पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजवीर तो अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। जब नीचे पहुंचकर लिफ्ट का डोर ओपन हुआ तो राजवीर के कदम लिफ्ट के बाहर आते ही सामने का नजारा देखकर जैसे बर्फ की तरह जम गया था। वहीं राहुल के मुंह से निकला, सब खत्म हो गया भाई, अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? सदमे में खड़ा राजवीर राहुल के सवाल सुनकर होश में आया और धीरे कदमों से लिविंग हॉल की ओर बढ़ने लगा। वहीं लिविंग हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जमा हुआ था। न्यूज़ चैनल पर एक एंकर चिल्लाते हुए एक फोटो को पॉइंट करके बोल रहा था, आज की ब्रेकिंग न्यूज़, जो फैमिली टॉप रिचेस्ट फैमिली में गिना जाता है, उसी फैमिली का एक नामचीन शख्स ने ऐसा घिनौना काम किया है जिसे जानकर सभी लोग हैरान हैं। इनफैक्ट हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि राठौर फैमिली के किसी शख्स ने ऐसा घिनौना काम किया है। विश्ववर सिंह राठौर के सच्चाई जानकर मुझे तो अब विक्रम सिंह राठौर पर भी शक होता है। कहीं ऐसा तो नहीं उनके दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की के पीछे कोई ऐसा ही घिनौना राज छुपा हो और इसी के बदौलत उनका बेटा राजवीर सिंह राठौर पूरे इकोनॉमिक पर छाया हुआ है। तो आगे क्या है इस ब्रेकिंग न्यूज़ की सच्चाई जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज़ एंकर के इतना कहते ही अब न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ की जगह एडवर्टाइजमेंट आने लगी थी। एडवर्टाइजमेंट आते ही सभी लोग जो सदमे में चले गए थे वह अपने होश में आए। वहीं विक्रम जी होश में आते हैं लड़खड़ाकर गिरने लगे। ये देखकर राजवीर भागकर उनके पीछे गया और उन्हें संभाल लिया। इसी के साथ उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई दी, आई एम सॉरी डैड, मैं आपके पूछे बिना ही उन्हें गिरफ्तार करवा दिया।
पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यह खबर लीक कैसे हो गया। लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं बहुत जल्द सारी खबरों को हटवा दूंगा। अपनी बात खत्म करते ही राजवीर एक नज़र राहुल को देखा है। उसके नज़रों को पढ़ते ही राहुल समझ गया था कि उसे आगे क्या करना है, इसलिए वह किसी को फ़ोन लगाते हुए साइड में चला गया। वहीं विक्रम जी अपने बेटे के मुंह से सॉरी शब्द सुनकर हैरान होकर उसे देखने लगे। फिर जैसे ही उन्हें होश आया कि अभी अभी क्या हुआ है, तो वह राजवीर का हाथ कसकर अपने हाथों में थाम लेते हैं। अब तक राजवीर विक्रम जी को संभालकर सोफे पर बैठा दिया था। ये देखकर बाकी लोग भी अपने अपने सीट पर वापस बैठ चुके थे। ललित जी तो बस अपने बेटे और पति को देखे जा रही थी। तभी सभी को विक्रम जी की आवाज़ सुनाई दी। विक्रम जी अपने बेटे का चेहरा ध्यान से देखते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हें मुझे लेकर घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। और जहाँ तक रही उसे गिरफ्तार करवाने की बात, तो मैं भी कल से कुछ ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने ही भाई को जेल भेज दूँ, क्योंकि वह जैसा भी है तो मेरा ही भाई। लेकिन उसने जो भी गलत काम किया है उसकी सजा तो उसे मिलना ही चाहिए, और मैं उसका बड़ा भाई हूं, तो उसके किए गए गलत कामों का कुछ कीचड़ तो मुझ पर भी उड़ेंगे ही। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जैसे आज तक सबको संभालते आए हो, वैसे ये कान भी संभाल लोगे। इसलिए मेरी चिंता मत करो और जाओ जाकर अपना काम करो। राजवीर से इतना कहकर विक्रम जी बाकी बच्चों को कॉलेज जाने के लिए कहते हैं और खुद ललित जी के साथ अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ वक्त अकेले रहना था। भले विश्वर जी बुरा काम करते थे, लेकिन थे तो विक्रम जी का सगा भाई, और जो हमेशा अपने छोटे भाई के अच्छे भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना किया हो, वह बड़ा भाई अपने छोटे भाई को तकलीफ में कैसे देख सकता है। पर विश्वर जी ने काम ही ऐसा किया था कि विक्रम जी चाहकर भी उन्हें माफ नहीं कर पा रहे थे। अगर बात सिर्फ उनकी होती तो वह माफ कर भी देते, लेकिन विश्वर जी ने ऐसे बहुत से लोगों की जिंदगियों बर्बाद कर दिया था जिसे चाहकर भी विक्रम जी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। विक्रम जी की बात सुनकर सोनाली, जो राजवीर के आने के कुछ देर बाद ही नीचे आ गई थी, वह अपने होश में आए और अपने डबेल हस्बैंड के एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखते हुए मन ही मन कहती है, अच्छा तो इसी बात से डेविल कल परेशान लग रहे थे। उन्हें यही डर था कि चाचा जी के बारे में सुनकर कहीं पापा जी के तबीयत ना बिगड़ जाए, या उनकी सच्चाई दुनिया वालों के सामने आने पर पापा जी के रेपुटेशन भी खराब ना हो जाए। और उनका डर कुछ हद तक सच भी हो गया है। पापा जी उनके फैसले से भले ही सहमत है, लेकिन ये खबर जैसे आग की तरह मीडिया में फैल रहा है, उससे उनके कंपनी पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। बट आई ट्रस्ट माई डेविल हस्बैंड, वह सब ठीक कर देंगे। सोनाली एकटक राजवीर को देखे जा रही थी, जो अपने मॉम डैड को अपने कमरे में जाते हुए देख रहा था। तभी सोनाली को एहसास हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़कर खींच रहा है। यह एहसास होते ही सोनाली अपने ख्यालों के दायरे से बाहर आए। ये देखकर उसके सामने खड़ा शख्स उसे बाहर की ओर ले जाते हुए कहा, दी आप क्या सोच रही हो? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ, जल्दी चलो कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। रीत के हमें हाँ मिलाते हुए प्रीति भी मुस्कुराकर सोनाली के परेशान चेहरे को देखते हुए कहती है, अरे यार तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? क्या तुझे पता नहीं है तेरा हैंडसम वैम्पायर हस्बैंड कितना पावरफुल है? वह ये छोटे मोटे मामले चुटकियों में संभाल लेगा। अब चल। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा राजवीर, जो उन लोगों की बातें सुन लिया था, वह सोनाली की ओर पलटकर आंखों से ही उसे सब कुछ ठीक होने का इशारा करता है। ये देखकर सोनाली ना चाहते हुए भी जाने लगती है। वहीं अमित, जिसे अपने चाचा और भाई के गिरफ्तार होने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसे उनका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था, वह अपने भाई के आंखों का इशारा देखकर सोनाली को टिस करते हुए धीरे से कहता है, यू नो भाभी, यू आर सो लकी जिससे मेरा वैम्पायर भाई प्यार करते हैं, वरना आप मुझे ही देख लो, वह कैसे हर वक्त मुझे अपने खा जाने वाली आंखों से घूरते रहते हैं। अमित और प्रीति की बात सुनकर सोनाली के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, साथ ही उसका टेंस चेहरा शर्म से लाल हो गया था। लेकिन उन दोनों के कहे गए शब्दों को याद करते ही सोनाली मुंह बनाकर उन दोनों को बारी बारी से देखते हैं और रीत के साथ आगे चलते हुए कहती है, उन्हें सिर्फ हम डेविल बुला सकते हैं, इसलिए आगे से कोई उन्हें वैम्पायर या कुछ और नहीं रहेगा, ठीक है? उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए तो अमित और प्रीति सदमे में चले गए थे, क्योंकि उन दोनों ने जानबूझकर सोनाली का मूड ठीक करने के लिए ऐसा कहा था। वहीं सोनाली को जब एहसास हुआ कि वह दोनों उसके पीछे नहीं आ रहे हैं, तो वह बिना पीछे देखे रहती है। ओके, सदमे में जाने की जरूरत नहीं है, हम बस मजाक कर रहे थे। अब चले कि पूरे दिन यही अपने जगह स्टैचू बनाकर खराब रहना है। सोनाली की बात सुनकर प्रीति और अमित सदमे से बाहर आए और मुस्कुराते हुए भागकर उसके साथ चलने लगे। ये देखकर रीत जोर जोर से हंसने लगी। वहीं वह तीनों उसे ऐसे हंसते देखकर घूरने लगे। ये देखकर अचानक रीत की हंसी कहीं गायब हो गई। उसके चेहरे का उड़ा हुआ देखकर सोनाली, प्रीति, अमित तीनों साथ में हंसने लगे।
ऐसे ही हंसते मुस्कुराते चारों गाड़ी में जाकर बैठ गए। वही लिविंग हॉल में सबके चले जाने के बाद लिविंग हॉल में खड़ी सपना भाभी अपने हस्बैंड राघव से कहती है, क्या आपको पहले से पता था कि चाचा जी ऐसे काम करते हैं? उन्हें देखकर तो मुझे कभी शक भी नहीं हुआ कि वह इतने गिरे हुए इंसान है। खैर जो भी हो, अंत भला तो सब भला। लेकिन अब चाची जी और रश्मि का क्या होगा? और हाँ, राकेश ने शादी भी तो की थी, उस लड़की की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। बातें करती हुई सपना भाभी की नज़र जब राघव भाई के चेहरे पर पड़ी तो वह उनका हाथ पकड़कर हिलाते हुए आगे कहती है, मैं कब से बोले जा रही हूँ लेकिन आप है कि जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा भी क्या सोच रहे हैं जो आपको अपनी पत्नी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है? सपना भाभी के हाथ पकड़कर हिलाने पर राघव भाई अपने ख्यालों से बाहर आए और पॉकेट से अपना मोबाइल निकालकर एक ईमेल चेक करते हुए कहते हैं, ठीक है, तुमने जो भी कहा मैंने सुन लिया और तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा लाडला देवर है ना राजवीर, वो सब संभाल लेगा। लेकिन फिलहाल मुझे निकलना होगा क्योंकि मेरी भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर राघव भाई ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाते ही सपना भाभी अपने होश में आई, जो राघव भाई के ऐसे टोन सुनकर कुछ परेशान हो गई थी। वह परेशान होकर राघव भाई के बैग को देखते हुए खुद से कहती हैं, अब इन्हें क्या हो गया जो ऐसे बोलकर चले गए? आखिर मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया जो यह इतने इरिटेट हो गए? इतना सोचकर वह अपना सर झटकती है और अपने कामों में लग जाती है। वही राठौर इंडस्ट्री के टॉप फ्लोर पर राजवीर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके ऑफिस का डोर नॉक होता है। ये देखकर राजवीर काम करते हुए कहा, यस कमिंग। राजवीर के परमिशन मिलते ही बाहर खड़ा शख्स जल्दबाजी में अंदर आया और अपने हाथ में पड़ी फाइल राजवीर को देते हुए कहा, बॉस, ये रही उन सबकी लिस्ट जिसने आपके खिलाफ जाकर अपने चैनल पर यह न्यूज़ दिखाने की गुनाह किया है। आप चाहे तो उन्हें। उसके बात को बीच में काटते हुए राजवीर उसके हाथ से फाइल लेकर देखते हुए कहता है, ओके ठीक है राहुल, तुम सबके साथ मेरी एक मीटिंग अरेंज करो, मैं खुद बात करता हूँ। उसके इतना कहते ही राहुल वापस अपने काम पर लग गया। क्या राजवीर सबके भरोसे पर खरा उतरेगा? क्या राजवीर उन चैनल वाले को धमकाएगा या फिर डराकर इस खबर को दबाने की कोशिश करेगा? आखिर राघव भाई का मूड आज इतना खराब क्यों था? क्या राजवीर अपने नए दुश्मन तक पहुंच पाएगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक FM। एपिसोड 291। ओके ठीक है राहुल, तुम सबके साथ मेरी एक मीटिंग अरेंज करो, मैं खुद बात करता हूँ। उसके इतना कहते ही राहुल वापस अपने काम पर लग गया। लगभग 1 घंटे बाद राजवीर सारे जर्नलिस्ट के साथ एक मीटिंग हॉल में मौजूद था। जो जर्नलिस्ट सुबह से अपने अपने न्यूज़ चैनल पर गला फाड़ फाड़ कर राठौर इंडस्ट्री और राजवीर के डैड विक्रम जी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे। वही जर्नलिस्ट राजवीर का डरावना ऑरा देखकर अपने चेहरे पर आए डर को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। राजवीर के डरावना ऑरा से मीटिंग हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस बना हुआ था। कोई जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। तभी मीटिंग हॉल के डोर पर दस्तक हुई। उस दस्तक को सुनकर सभी की निगाहें अपने आप दरवाजे की ओर चली गई। वही दरवाजे पर आया शख्स मीटिंग हॉल के अजीब माहौल को देखते हुए अपने आप से कहता है, भाई तो इनके साथ मीटिंग करने वाले थे, फिर इनकी डरावनी आंखें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से ही मीटिंग हॉल में आग लगा देंगे। खैर जो भी हो, मुझे तो अंदर जाना ही पड़ेगा। दरवाजे पर मौजूद शख्स इतना सोच ही रहा था कि तभी उसे एक रोबदार आवाज सुनाई दिया, राहुल फाइल दो। राजवीर के शब्द सुनते ही दरवाजे पर खड़ा राहुल झट से मीटिंग हॉल का डोर बंद किया और उसके पास आकर अपने हाथ में मौजूद फाइल राजवीर को दे दिया। उस फाइल के पेज पलटे हुए राजवीर बिना उन लोगों के एक्सप्रेशन पर ध्यान दिए कहना शुरू करता है, मैं जानता हूं कि आप लोग अपने न्यूज़ चैनल के TRP बढ़ाने के लिए खबरें बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, लेकिन आप बिना सच जान किसी के करियर या उसके निजी जिंदगी पर इतना घटिया आरोप नहीं लगा सकते। उन लोगों से इतना कहकर राजवीर अपने हाथ में मौजूद फाइल टेबल पर रखता है और एक नज़र अपने सामने बैठे जर्नलिस्ट को देखता है जो जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर राजवीर एक गहरी सांस लेता है और अपने चेयर पर वापस बैठते हुए कहा, मैं ये भी मानता हूं कि खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना आप लोगों का बिजनेस है, लेकिन आप किसी भी खबर को दिखाने से पहले एक बार उस खबर के बारे में पूरी तरह छानबीन करें और क्या गलत है, क्या सही है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालिए और तब अपने चैनल पर उस खबर को दिखाए ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके, ना कि खबरों को तोड़ मरोड़ कर सिर्फ TRP बटोरे। अचानक राजवीर के संत आवाज को देखकर उन लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में उनके सामने खड़ा शख्स द राजवीर सिंह राठौड़ है, जिसे लोग द हार्टलेस राजवीर सिंह राठौड़ के नाम से जानते हैं, जिसका एक झलक उन लोगों ने मीटिंग हॉल में आते ही देख लिया था, जो किसी को मारने से पहले एक पल के लिए यह नहीं सोचता है कि आगे क्या होगा। वह लोग इतना सोच ही रहे थे कि तभी किसी का फोन रिंग करने लगा। ये देखकर राजवीर घूरकर अपने चारों ओर देखता है।
उसकी घूरती हुई निगाहें देखकर सभी ने अपना सरनामा हिला दिया। तभी साइड में खड़ा राहुल धीरे से कहता है, बॉस आपके फ़ोन पर कॉल आ रहा है। इतना सुनते ही राजवीर उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम मेरा फ़ोन साइलेंट नहीं कर सकते थे? राजवीर की बात सुनकर राहुल उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन राजवीर के घुरती हुई निगाहों को देखकर वह बस सॉरी कहता है और फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने ही वाला था कि तभी कुछ सोचते हुए राजवीर फिर आगे कहता है, वैसे किसका कॉल है? राजवीर के सवाल सुनकर राहुल के हाथ वहीं रुक गए और वह अपनी तिरछी नज़रों से राजवीर को देखते हुए धीरे से कहता है, बॉस भाभी का। राहुल के मुंह से भाभी शब्द सुनकर राजवीर समझ गया था कि यह उसकी लिटिल वाइफ की कॉल है। इतना सोचते ही राजवीर का डरावना एक्सप्रेशन एकदम से शांत हो गया और वह राहुल के हाथ से अपना फ़ोन लेने लगता है, लेकिन गलती से मोबाइल नीचे गिर जाता है जिससे कॉल रिसीव होकर स्पीकर पर चला जाता है। कॉल रिसीव होते ही उधर से एक मीठी लेकिन गुस्से भरी आवाज़ आए, डेविल आप ऐसा भी क्या कर रहे हैं जो आपको हमारा कॉल रिसीव करने में इतना टाइम लग गया? उस मीठी और गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर मीटिंग हॉल में मौजूद कुछ जर्नलिस्ट तो सदमे में चले गए थे। वहीं कुछ लोग अपना मुंह दबाकर हंसने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक डेविल को कोई उसके मुंह पर डेविल कहकर बुलाने की हिम्मत कर सकता है। आखिर की इस डेविल के लाइफ में ऐसी कौन सी लड़की है जो द मोस्ट एलिजिबल बैचलर बिजनेस टिकून राजवीर सिंह राठौड़ को डांटने की हिम्मत रखती है? वही राजवीर कुछ पल के लिए अपनी लिटिल वाइफी के मीठी आवाज में कहीं खोज गया था, क्योंकि उसने उससे क्या कहा था उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह इस वक्त कहाँ मौजूद है तो वह जल्दी से अपना मोबाइल फ्लो से उठता है और सोनाली का कॉल एकदम से डिस्कनेक्ट कर देता है और घूरकर सभी को देखा है। उसके ऐसे घूमने से सभी जर्नलिस्ट डर से अपना सर नीचे झुका लेते हैं। तभी राजवीर ने देखा कोई अपना मोबाइल निकालकर शायद यहाँ हो रही बातचीत रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये देखकर राजवीर उसे आदमी को घूरते हुए अपने मन ही मन कहता है, लोग सही ही कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। मैं यहाँ अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश कर रहा हूँ और ये लोग हैं कि मुझे और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लगता है इन्हें अपने अंदाज में ही समझना पड़ेगा। खुद से इतना कहकर राजवीर एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। अपने बॉस का इशारा पाते ही साइड में खड़ा बॉडीगार्ड उस जर्नलिस्ट के पास जाकर उसका मोबाइल छीन लेता है। उस बॉडीगार्ड के ऐसा करते ही राजवीर उस जर्नलिस्ट को अपने भूली आंखों से घूरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ की कोई भी बातें रिकॉर्ड करने की? अगर यहाँ की एक भी खबर लीक हुई या मेरा चेहरा रिवील हुआ तो ऐसा ना हो कि अगली सुबह की ब्रेकिंग न्यूज़ तुम खुद बन जाओ। इतना कहकर राजवीर आगे क्या करना है ये राहुल को इशारे में बोलकर अपने केबिन में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में सोनाली अपने मोबाइल को घूरते हुए कैंटीन एरिया में बैठी हुई थी। तभी उसके पीछे से कोई उसके मोबाइल में झांकते हुए कहा, क्या भाभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर अपने हस्बैंड को ऐसे घूर रही हो जैसे वह आपके सामने खड़े हैं? उस शख्स के बातों का सोनाली कोई जवाब देती उससे पहले ही उसके पीछे से एक और आवाज आए, मेरी होने वाली वाइफ बेहतर होगा कि तुम अपने होने वाले हस्बैंड पर ध्यान दो, क्योंकि भाभी और भाई का तो चलता ही रहता है, कभी खुशी कभी गम की तरह। कभी ये दोनों इतना लबीर भी हो जाते हैं कि सिंगल लोग जहर खाकर आत्महत्या कर ले और कभी दोनों इतना झगड़ते हैं कि इन्हें देखकर दुश्मन भी शर्मा जाए। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर सोनाली जैसे ही कुछ कहने को हुई तभी एक और आवाज आई, लेकिन यह आवाज बहुत धीमी थी। क्या बात है अमित ब्रो, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा है, पर बोलने से पहले एक बार अपने आसपास देख तो लो, सब तुम्हें ही देख रहे हैं। इस आवाज को सुनकर अमित जो अनाया की ओर झुका हुआ था वह सीधा खड़ा हो गया और खुद को ज्ञान देने वाले शख्स के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे साइड में ले जाते हुए कहा, अबे साले तू कुछ ज्यादा ही ज्ञान बांट रहा है। वैसे जब तू खुद रीत को घूरता रहता है क्या तब तुझे अपने आसपास लोग दिखाई नहीं देते हैं? अब बता भी चुप क्यों है? उन दोनों को ऐसे साइड में जाकर बातें करते देखकर सोनाली और अनाया उन्हें ही अजीब नजरों से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों ऐसे अचानक साइड में क्यों चले गए। वही रमन अमित का हाथ अपने शोल्डर से हटाते हुए कहता है, यार क्या कर रहा है? रीत और उसकी बुआ के साथ साथ तेरी होने वाली जानेमन भी इधर ही देख रही है, कहीं उन्होंने हमें गलत समझ लिया तो उनके नज़रों में हमारा करैक्टर ना खराब हो जाए। अबे यार दूर हटकर बात करना। जब रमन ने देखा अमित अभी भी वैसे ही खड़ा है तो वह इरिटेट हो गया था। वहीं अमित को जब अपने पोजीशन का एहसास हुआ तो वह जल्दी से रमन का शोल्डर छोड़कर उसे खुद से दूर धक्का दे देता है। ये देखकर रमन का मुंह बन गया। वहीं प्रीति उन दोनों को इग्नोर करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए अपने आप को अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे में देखते हुए कहती है, यार सोनाली छोड़ना तेरा हैंडसम वैम्पायर हस्बैंड। इतना कहते ही प्रीति को एहसास हुआ कि सोनाली उसे घूर रही है। ये देखकर प्रीति अपनी बात बदलते हुए आगे कहती है, अच्छा सॉरी, अब आगे से ध्यान रखूंगी।
यार अब ऐसे मत घूर, और तेरा हस्बैंड मीटिंग में बिजी होगा। वो जब फ्री होगा तो तुझे कॉल बैक जरूर करेगा, क्योंकि वो बेवकूफ़ भी मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है दोनों किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी होगा। खैर तू ये सब छोड़ और मुझे देख मैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ। मेरे एक भी पुराने कपड़े मुझे नहीं आ रहे हैं। चल ना, हम कॉलेज की छुट्टी के बाद शॉपिंग पर चलते हैं, मज़ा आएगा। देख यार, मना मत करना। एक बार मुझे देख, मेरे एक भी कपड़े फिट नहीं आ रहे थे, इसलिए मुझे आज उस बेवकूफ़ का शॉर्ट पहनना पड़ा, क्योंकि मेरे सारे टॉप टाइट हो रहे हैं। और यह जीन्स देख, जिसे मैं कभी नहीं पहनती थी क्योंकि इसका कमर बहुत लूज था। आज उसी ने मेरी मदद की जिससे मैं रिजेक्ट कर चुकी थी। सोनाली से रिक्वेस्ट करते हुए प्रति अपने कपड़े और अपने चबी गालों को दिखाती है जो थोड़े मोटे हो चुके थे, और सच में उसने राहुल का शॉर्ट पहन रखा था जो थोड़े लूज हो रहे थे। ये देखकर सोनाली प्रीति का मूड ठीक करने के लिए उसके दोनों चबी गालों को प्यार से खींचते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भले हमें शॉपिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन हम तेरे लिए शॉपिंग पर जरूर चलेंगे। अब चल जल्दी लंच कर, नहीं तो हमें क्लास के लिए लेट हो जाएगा। प्रीति और सोनाली की बातें सुनकर अनाया और रीत भी मुस्कुराने लगी थी। अब तक अमित और रमन भी आकर अपने चेयर पर बैठ चुके थे। सभी लोग अपना अपना लंच करते हैं और अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। वहीं सनली अपने क्लास में जाने से पहले एक बार अपने मोबाइल स्क्रीन को देखती है जिस पर एक मिस कॉल्स हो रहा था। ये देखकर सोनाली एक्साइटेड होकर जल्दी से मोबाइल को अनलॉक करती है, लेकिन कॉलर आईडी को देखकर सोनाली का एक्साइट चेहरा पल भर में उदास हो गया, क्योंकि वह मिस कॉल कस्टमर केयर से आया था। फिर भी वह उसे न्यूज़ के बारे में सोचते हुए एक बार फिर से राजवीर का नंबर डायल कर देती है, लेकिन इस बार राजवीर का नंबर बिजी आ रहा था। अपने मोबाइल पर बिजी टोन सुनकर सोनाली अपना मोबाइल साइलेंट कर लेती है और अपने स्कूल बैग के अंदर डाल देती है, और कुछ सोचते हुए अपने आप से कहती है, हमें उनसे नाराज नहीं होना चाहिए। हो सकता है वह उस न्यूज़ को लेकर अभी भी परेशान हो। वह कितना भी खुद को मजबूत दिखने की कोशिश करें, लेकिन है तो वह भी एक इंसान ही, कोई भगवान नहीं जो चुटकियों में सब सॉल्व कर देंगे। खुद को समझाते हुए सोनाली अपने सीट पर जाकर बैठ गई। सोनाली के अपने सीट पर बैठते ही उसके पीछे बैठा वही दो लड़का जो उसके फर्स्ट डे क्लास में आने पर उसके आंसर सुनकर सौका हो गए थे। वह अपने दोस्त से कहता है, यार हम सीनियर के लिए तो इसी फ्लोर पर अलग से कैंटीन बना कर दिया गया है और हम लोग उसी कैंटीन में लंच करने जाते हैं, लेकिन ये रोज लंच के टाइम पर कहाँ चली जाती है, लेकिन क्लास शुरू होने से पहले ही अपने क्लास में आकर बैठ भी जाती है। अपने दोस्त के बातों को सुनकर उसका दोस्त मुस्कुराता है और फिर कुछ सोचते हुए अपने दोस्त को टिस करने के लिए कहता है, यार विक्की तुझे उसके बारे में इतना ही डीपली जानना है तो जाकर खुद उससे पूछ ले कि वह लंच टाइम पर कहाँ गायब हो जाती है, और उससे बात करने के लिए मैं तुझे एक टॉप आइडिया भी देता हूँ। तुझे याद हो तो मैं बता दूँ, वह कल कॉलेज नहीं आई थी, तो तू अपना नोट्स उसे देखकर आज इसी बहाने तेरी उससे बातें भी हो जाएगी। अपने दोस्त की सजेशन सुनकर विक्की के चेहरे पर मुस्कान आ गया और वह बिना कुछ सोचे समझे अपना नोट्स लेकर सोनाली के पास चला गया और उसको देते हुए कहता है, मिस सोनाली ये लीजिए कल के नोट्स। सोनाली जो अपना चेहरा नीचे करके अपनी बुक्स में कुछ कर रही थी, वह अचानक आई इस आवाज को सुनकर अपने सामने खड़े शख्स को देखती है। फिर अगले ही पल उसे इग्नोर करते हुए अपनी आंखें वापस अपने बुक पर जमाते हुए कहती है, नो थैंक्स, हमारा वर्क ऑलरेडी हो चुका है। सोनाली के जवाब सुनकर विक्की को याद आया कि सोनाली किस तरह फर्स्ट डे डॉक्टर दीक्षित के क्वेश्चन का आंसर दे रही थी। ये याद आते ही विक्की का चेहरा ही उतर गया था और वह वापस अपना मुंह लटकाए अपने सीट पर जाकर बैठ गया और अपने दोस्त को साइड से एक गुस्सा लगाते हुए कहता है, अबे साले तू जानबूझकर मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, है ना? जबकि तू अच्छी तरह से जानता है कि वह इतनी इंटेलिजेंट है, तो क्या वह अपना नोट्स कंप्लीट करके नहीं आई होगी? लेकिन मैं बेवकूफ़ तेरी बातों में ये सोचा ही नहीं और बेवकूफ़ों की तरह अपना नोट्स लेकर उसके पास चला गया। वहीं उसका दोस्त अपना शोल्डर सहलाते हुए कहता है, यार मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता था कि तू सच में अपना नोट्स लेकर उसे देने चला जाएगा। अब इसमें गलती तेरी है, मेरी नहीं। अपने दोस्त के जवाब सुनकर विक्की कुछ कहता उससे पहले ही क्लास में डॉक्टर दीक्षित आ गए, जिसे देखकर विक्की शांत हो गया। वही वह लड़कियां भी जो विक्की को सोनाली के पास जाते देखकर सोनाली को जलती हुई निगाहों से घूर रही थी, वह सब भी अपना अपना बुक खोलकर देखने लगी। वही राठौर इंडस्ट्री के टॉप फ्लोर पर कुछ देर पहले राजवीर जो सोनाली से बात करने के लिए भागते हुए अपने केबिन में आया था, लेकिन जैसे ही सोनाली को कॉल लगाने वाला था तभी उसका फोन रिंग करने लगा। कॉलर आईडी देखकर वह खुश हो गया और जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए जवाब देता है, जी मॉम कहिए। फोन के दूसरी साइड मौजूद ललित जी को अपने बेटे की आवाज़ सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। ललिता जी सुबह से अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी, इसीलिए उन्होंने हार मानकर उसे कॉल लगा ही दिया। तो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।
अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए KRN स्टोरीज जंक्शन के साथ। अब बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगला एपिसोड सुनने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ KRN स्टोरीज जंक्शन के साथ, जहां हर कहानी होती है रोमांचक, धमाकेदार और दिलचस्प। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब और प्यारे कमेंट से मुझे और बेहतर लिखने और सुनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस प्यारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टोरी लवर्स।